ऐसे ही पढ़ने बैठोगे तो ये कद्दू भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ना ही घंटा तुम इस सवाल को हल कर पाओगे। क्या कर रहे हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो फालतू के वीडियो देखकर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा 7 से 10 मिनट स्पेशल, मतलब अपना हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का आता है, 7 से 10 मिनट के बीच आता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं 6 से 10 मिनट, मिनिमम 7 तक तो पहुंच ही जाता है, 7 से 10 मिनट के बीच आता है। तो आज क्लास 11th चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और आज हम सीखने वाले हैं वीडियो नंबर 10th में नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। यार भाई, जिसने इनके पहले वाले क्लास नहीं देखे ना, एक बार जाकर देख लो, एक बार जाकर देख लो, यकीन मानो केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी। तो देखो, बिना समय को बर्बाद करते हुए या फटाफट से क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फटाफट से हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करते हैं। देखो याद रखना, नॉर्मलता को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी, इसीलिए उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता को कहते हैं मोलैरिटी, इसीलिए उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आप याद रखना। तो जहां जहां नॉर्मलता आएगा वहां वहां हम कैपिटल एन का इस्तेमाल करेंगे, और जहां जहां मोलरता आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले देखो संबंध कैसे स्थापित करा जाता है। देखो भाई, नॉर्मलता से देखो, नॉर्मलता से नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, कैपिटल एन बराबर परिभाषा होती है इसकी, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है विलय का ग्राम में भार बटे में तुल्यांकी भार। और ये जो तुल्यांकी भार लगता है ना, ये किसका लगता है, विलय का लगता है, इनटू में आयतन। और आयतन हमेशा कैसा लगाते हैं बेटा, लीटर में। आप क्या करिए, तुल्यांकी भार को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा n गुणा तुल्यांकी भार, n गुणा तुल्यांकी भार बराबर आपका इधर क्या रह जाएगा, जो पहले से मौजूद है, विलय का ग्राम में भार बटे में आयतन। कैसा बेटा, आयतन लीटर में, ठीक है। इसे आप मान लीजिए समीकरण, ठीक है, इसे मानो समीकरण 1। अब बारी आती है मोलरता। तो देखिए बेटा, मोलरता से, अब मोलरता आपकी क्या होती है, मोलरता जो होती है वो होती है m बराबर विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटे में अणु भार, बटे में अणु भार इनटू में आयतन। और इसमें भी आयतन कैसे लिया जाता है बेटा, लीटर में, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसका अणु भार आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा m गुणा में अणु भार बराबर, जो राइट ने बचा है उसे ऐसे ही लिख दीजिए, इसे मान लो बेटा समीकरण 2, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आप सिर्फ इतना करना है आपको, आप इधर लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से देखो, देखो इधर क्यों, देखो ये है समीकरण 1, इसकी राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड, और समीकरण 2 ये रही, इसकी राइट हैंड साइड देखो, देखो दोनों आपस में एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर हैं। और ये जो है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों देखो, विलय का ग्राम में भार बटे में आयतन लीटर में, विलय का ग्राम में भार बटे में आयतन लीटर में, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो अगर ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं और ये एक दूसरे के बराबर हैं, और इस कारण ये और ये आपस में देखिए बराबर दिख रहे हैं, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो फाइनली आपका जो बचेगा वो बचेगा n गुणा तुल्यांकी भार m गुणा अणु भार। ये ही जो होता है, ये होता है इसका संबंध, ठीक है। तो हमने इसे सिद्ध कर दिया है, ये होता है संबंध। लेकिन याद रखना है आपको, जो यहां पर तुल्यांकी भार और अणु भार है वो विलय का होता है, ठीक है, विलय का लिया जाता है। अब यहां पर ये देखिए आपका संबंध खत्म हो जाता है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, समय बहुत है। तो फटाफट से यार आप पहले इसे जरा, मैं साइड में जाता हूं, नोट कर लो, मैं इसके ऊपर बताता हूं आपको सवाल कैसे आते हैं।
ठीक है बेटा। अब देखो याद रखना, इसके सवाल मतलब इस फॉर्मूले को सवाल में यूज कब करोगे। देखो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब नॉर्मलता दी जाए, हमसे मोलरता पूछ ले, या मोलरता दी जाए और हमसे नॉर्मलता पूछ ले, या नॉर्मलता और मोलरता दोनों दी जाए, अणु भार या तुल्यांकी भार पूछ ले, तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका सवाल कर दिखाता हूं। देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 0.3 m H2SO4 अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात करो। m मतलब मोलरता दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.3, और H2SO4। ठीक है, अब अम्ल दे दे या वो यहां पर लिख दे विलियन, क्या लिख दे विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। देखो अब क्या करेंगे, कैसे इसकी नॉर्मलता निकालें, मोलरता सबसे पहले आंसर में जो गिवन है ना वो लिख लिया करो। तो मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.3, नॉर्मलता आपसे पूछी गई है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं दे रखी है पूरे सवाल के अंदर। अब देखो इसके सवालों को हल करने के लिए यार, तभी तो मैं बोलता हूं सारे क्लासेस लाइन से देखते चलो। तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए, पीछे सिखाया है, ठीक है। वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। आप वहां से तुल्यांकी भार निकालना सीखिए। और इसके बाद इसके अलावा एक चीज आपको पता होना चाहिए, परमाणु भार याद होने चाहिए। परमाणु भार देखो यहां पर कौन कौन से परमाणु हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, O का 16, ये भी आपको याद होने चाहिए। और साथ ही आपको इस परमाणु भार से अणु भार निकालना भी आना चाहिए। तो देखो जिनको नहीं आता है तो बेटा एक बार मैं उनसे कहना चाहूंगा क्लास में यार यहां पर समय खराब करने से अच्छा है आप पहले जाकर इन टॉपिक्स को सीख लो, सब मिल जाएंगे यार, सारे वीडियो चैनल पर पड़े हैं और इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। क्लास 11 की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में सीख लो, सीखने के बाद फिर आकर इस वीडियो को देखो कितना मक्खन हो जाएगा, मजा आएगा यार। और ऐसे ही पढ़ने बैठो को तो कद्दू ना ये कद्दू भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ना ही घंटा तुम इस सवाल को हल कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे एल लग जाएंगे। तो इसीलिए अगर सीखना है तो यार चीजों को समय देना पड़ेगा, और समय कितना, सिर्फ 7 से 10 मिनट। सर का वीडियो इससे ज्यादा का होता ही नहीं है। तो अब देखो बेटा भाई हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस परमाणु भार की मदद से निकालेंगे H2SO4 का अणु भार। तो हम निकाल लेंगे H2SO4 का अणु भार। अब देखो H कितने हैं, 2, एक H का 1 है परमाणु भार, तो 2 का 2, S का कितना होता है 32, और O, एक O का 16 है, लेकिन ऑक्सीजन H2SO4 में कितने होते हैं 4, तो 16 चौक 64, टोटल जोड़ लीजिए 98। अब हम निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार। अगर देखो गिवन आ जाता है क्वेश्चन में तो काम आसान हो जाता है, नहीं आता है तो निकालना ही पड़ेगा ना। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जिसका जब एसिड का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो इसका अणु भार रखते हैं ऊपर। अणु भार सबसे पहले क्या आता है, अणु भार ऊपर आएगा अणु भार, और बटे में आएगा आपका H+ आयनों की संख्या, ये आती है। तो अणु भार अभी हमने इसका निकाला 98, और H+ कैसे बचाने, जितने H हैं उतने ही H+। तो यहां पर H+ कितने हैं 2, भाई घटा लीजिए, सॉरी भाग कर लीजिए, तो 2 से 49 बार में चला जाएगा, तो तुल्यांकी भार आ गया आपका 49। अब आप फॉर्मूला लगाइए जो अभी हमने पीछे सिद्ध करा था, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार बराबर मोलरता इंटू अणु भार, यही तो सिद्ध किया था। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है नॉर्मलता, तो तुल्यांकी भार चला जाएगा बटे में। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में यहां जरा जल्दी से मान लगा दो, मोलरता कितनी है 0.3, अणु भार 98, तुल्यांकी भार 49। इतना होते ही 49 दूनी 98, 3 दूनी 6, तो आपका आ गया 0.6। ठीक है, नॉर्मलता कितनी होगी 0.6। समझ में आया बेटा? अगर यार समझ में आया और लगता है कि आसान तरीके से सर ने सिखाया है तो यार वीडियो पर एक लाइक बनता है और साथियों के साथ शेयर भी बनता है। और खुद भी यार अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो फालतू के वीडियो देखकर? यार जिंदगी में केमिस्ट्री को सीखकर कुछ बन क्यों नहीं जाता? और आप सभी से कहना चाहूंगा कि यार अगर पहली बार आए थे चैनल पे तो यार एक मौका जरूर दिया कीजिए और अच्छे से यार वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं सिखाकर छोड़ता हूं तो ये चीज क्यों बोलता हूं। तो बेटा इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।